सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी साथियों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, हम डिस्कस कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट सीटेट जुलाई 2023 के एग्ज़ाम संबंधित, जिसमें कि हम कुछ प्रैक्टिस सेट्स को पहले कर चुके हैं। व उसी क्रम में आज मैं आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ आगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट को लेकर। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं आज के इस प्रमुख सेट की, जिसमें कि आपके लिए पिछले क्रम के अनुसार कुछ गत वर्ष के प्रश्नों को व अधिकांश संभावित प्रश्नों को शामिल किया गया है, जिसमें कि प्रबल संभावना है कि ऐसे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे या ऐसे पूछे जाते रहे हैं। तो जो भी प्यारे साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए व अधिक से अधिक वीडियोज़ को शेयर करते रहिए। देखिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया है। फर्स्ट कह रहा है, बच्चे समय की एक विशिष्ट अवधि तक बहुत सरलता के साथ भाषा सीखते हैं क्योंकि उस अवधि में वे पर्यावरणीय प्रभावों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। इस अवधि को विकास की किस अवधि के रूप में जाना जाएगा? ठीक, ये कह रहा है कि शुरुआत में बच्चे कुछ बहुत अच्छा सीखते हैं या बहुत अधिक सीख पाते हैं, ऐसा क्या कारण है? पहला कह रहा है संवेदनशील होते हैं वो, बी क्षेत्रीय प्रभाव होता है, सी विशिष्ट, डी अप्रतिक्रियात। ठीक, अप्रतिक्रियात का मतलब ये है कि प्रतिक्रिया ना करते हो, तो डी तो वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा हमारा। ए दिया संवेदनशील, जी बिल्कुल सेंसिटिव होते हैं, सीखने के लिए क्या रहते हैं वो तत्पर होते हैं। तो अर्थात हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? हमारा ए होगा, क्योंकि बच्चा क्या होता है अपने वातावरण के साथ करता है अंतःक्रिया और उसके साथ करता है सेंसिटिव होता है सीखने के लिए, वो हमारा संवेदनशील होता है। बी आपका सेकंड क्वेश्चन देखिए, बालक के विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता या ब्रेन प्लास्टिसिटी संप्रत्य क्या सुझाता है या क्या बताता है? केवल आनुवांशिक, पहला वर्ड ही इसमें नेगेटिव दे दिया हमारा, केवल होगा ही नहीं। हम समय व्यर्थ ना करते हुए पर्याप्त समय में पूरे सेट को कवर करेंगे, जिसमें हम क्या है नेगेटिव व पॉजिटिव वर्ड के आधार पर एक्सप्रेशन चलता रहेगा और जिसके लिए व्याख्या करनी वो आपके लिए व्याख्या मिलती रहेगी। तो पहला तो ऑप्शन ही रॉन्ग हो जाएगा हमारा। बी दिया है, विकास सभी बालकों में समान दर से होता है, जी बिल्कुल नहीं। कब व्यक्ति विभिन्नता पढ़ा है हमने भाई, जो पर्सनालिटी क्या होती है डिफरेंट होती है, तो जो पर्सनालिटी हमने पढ़ी है कि वो डिफरेंट होती है, तो भाई एक दर से विकास कैसा हो ही नहीं सकता, भले वो ट्विंस या जुड़वा बच्चे क्यों ना हो। बी भी रॉन्ग होगा। सी कह रहा है, बाल्यावस्था किशोरावस्था पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील होती है, जी बिल्कुल, क्योंकि बच्चा बाल्यावस्था में और कौन सी किशोरावस्था में बहुत सक्रिय हो जाता है सीखने के लिए, साथ साथ वो सोसाइटी के साथ अपने कल्चर के साथ क्या होता है रिलेशन बना लगता है। रिलेशन बनाने के साथ साथ वो कल्चर के लिए अपनी सोसाइटी के रूल्स को क्या करता है अडॉप्ट करता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड दिया आपके समक्ष, पहले कथन दिया है, फिर उसका नीचे तर्क है, उसके बाद आपके लिए विकल्प दिए गए हैं। कथन क्या कह रहा है? अध्यापक को बच्चों के अधिसंज्ञान, अपने ही चिंतन के बारे में सोचने की योग्यता के विकसित करने पर बल या बढ़ावा देना चाहिए। तर्क कहता है अधिसंज्ञानात्मक ज्ञान बच्चों को अपने चिंतन को स्वनियंत्रित करने में मदद करता है। अब विकल्प देखिए, तर्क ये कह रहा है, तर्क और कथन कि अध्यापक ऐसा करे कि बच्चों को क्या करे सोचने की योग्यता को क्या करे विकसित करे, ये कथन है। तर्क कहता है कि यदि ऐसा करेगा तो जो बच्चा है उसका चिंतन क्या होता है और बढ़ता है, बच्चा स्वयं को जान पाता है। तो तर्क भी सही है, कथन भी सही है, तो ऑप्शन हमारा ए ही हो जाएगा कि ए और आर दोनों मतलब कथन और तर्क दोनों सही हैं और तर्क सही व्याख्या करता है किसकी? कथन की। तो ऑप्शन हमारा कौन सा? ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वर्ल्ड कप जीतने के बाद यह देखा गया कि स्टेडियम में बहुत सारे लोग इसका जश्न मना रहे थे और कुछ के आंखों में आंसू थे, यह भावनाओं के संदर्भ में क्या बताता है? ये देखा गया कि जब भारत वर्ल्ड कप जीता तो स्टेडियम में कुछ लोग प्रसन्नता जश्न मना रहे थे, जबकि कुछ क्या थे, कुछ की आंखों में आंसू थे। कह रहा ये किस प्रकार की भावना है? ए ऑप्शन, भावनाओं के लिए अनुभूति आवश्यक है, मतलब भावनाएं तब आती हैं जब आप समझ पाते हैं। बी ऑप्शन क्या कहता है आपके लिए?
भावनाएं व्यक्तिपरक होती हैं। जी बिल्कुल, भावनाएं क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। किसी में अलग प्रकार की भावना होगी, किसी में अलग भावना होगी। तो अपने भावनाओं के अनुसार ये क्या होता है, वह क्रियाकलाप करता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि मौलिकता, लचीलापन और प्रवाह निम्नलिखित में से किसके घटक हैं। तो ये घटक ऑप्शन दिया है व्यक्तित्व के हैं, बी रचनात्मकता के हैं, सी बुद्धिमत्ता के हैं, डी प्रेरणा के हैं। तो ये कह रहा है मौलिकता, लचीलापन, तो ये कहता है ये सृजनात्मक प्रवृत्ति है या रचनात्मक प्रवृत्ति है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा, अगेन बी राइट आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम असक्ता किसी व्यक्ति के संतुलन, शारीरिक निपुणता और हाथ आंख सामंजस्य की क्षमताओं को प्रभावित करती है। ठीक, ए कह रहा है पठन कौशल, बी गुणज वैकल, सी भाषा वैकल और डी गति समन्वयन। तो ये क्या है, क्रिएटिविटी बेस्ड है, मतलब एक्टिविटी बेस्ड है। तो क्या होगा हमारा, डी विकल्प बिल्कुल राइट होगा यहाँ पे हमारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष क्या दिया हुआ है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपके समक्ष, निम्नलिखित में से क्या सृजनात्मकता वाले विद्यार्थी की विशेषता नहीं है। मतलब सृजनात्मकता वाले विद्यार्थी के अंदर कौन सी विशेषता नहीं पाई जाती, हमें ये बतानी है इसमें से। ऑप्शन ए, उनकी समस्या को सुलझाने का कौशल उच्च कोटि का होता है। बिल्कुल सही। जो सृजनात्मकता वाले बच्चे होते हैं या सृजनात्मकता गुण वाले, सृजनात्मक बालक जिसे कहते हैं, उनके अंदर उच्च कोटि का गुण होता है अपनी समस्या को समाधान करने के लिए। ए ऑप्शन हमारा राइट होगा, लेकिन नहीं पूछा है हमारे लिए। बी, ये विभिन्न तरीकों से समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। उनमें नए विषयों को सीखने के लिए जिज्ञासा कम होती है। बिल्कुल रॉन्ग भाई, वो क्या है, सृजनात्मक प्रवृत्ति होती है, उनके अंदर क्रिएटिविटी होती है कुछ नया करने का। अर्थात हमारा क्या हो जाएगा, सी ही राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमें इसमें रॉन्ग दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए आप, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अकादमिक प्रदर्शन में विद्यार्थियों की सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है। कह रहा है बोरियत, तनाव, जिज्ञासा, भय। अब ध्यान से समझना, ये तीन जो कारक दिए हैं आपके सामने, कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा है जिससे बच्चे का अधिगम अच्छा होता है या अधिगम को प्रभावित नहीं करता और उत्तम हो जाता है, के अलावा बाकी कौन कौन करते हैं कुछ, जैसे बोरियत, तनाव, भय। इन सब से क्या होता है, जो अकादमिक प्रदर्शन है, रिजल्ट है, वो क्या होता है, प्रभावित होता है। लेकिन एक ने कौन नहीं करता, जिज्ञासा नहीं करती। अर्थात हमारा क्या होगा, सी राइट आंसर। बच्चा जितना जिज्ञासु होगा उतना ही उसका क्या होगा, अधिगम अच्छा होगा, और जितना अधिगम अच्छा होगा उतना ही अच्छा क्या आएगा, उसका रिजल्ट आएगा भाई। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट दिया आपके समक्ष, निम्न में से कौन सा कथन किसी संप्रत्यय के अधिगम हेतु उपयुक्त नहीं है। उस संप्रत्यय के बारे में विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जानना। बिल्कुल भाई, बच्चे को कुछ भी पढ़ाने से पहले क्या करते हैं, पूर्व ज्ञान उसका सक्रिय करते हैं। हमें पूछा है नहीं, तो ये वाला राइट होगा, अर्थात ये रॉन्ग हो जाएगा हमारा। बी, नई जानकारी का विवेचनात्मक विश्लेषण और वर्गीकरण। कोई नवीन जानकारी देते समय क्या करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, ठीक, उसका वर्गीकरण छोटे छोटे भागों में बांट के क्या करते हैं, उसे समझाते हैं। बी भी हमारा हो जाएगा, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा हमारा। हमसे पूछा है जो नहीं, जानकारियों को विद्यार्थियों के सामाजिक संदर्भ से जोड़े बिना प्रस्तुत करना। मतलब ये कि उसका जो दैनिक जीवन है, ठीक, इस दैनिक जीवन से बिना जोड़े क्या कर दें, प्रस्तुत कर दें। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अर्थात हमें निगेटिव पूछा है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा, ये सही हो जाएगा इस प्रश्न के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कारण निम्न में से कौन सा मनोसामाजिक उद्देश्य नहीं है। मनोसामाजिक उद्देश्य, उपलब्धि की आवश्यकता मनोसामाजिक उद्देश्य है। संबद्धता की आवश्यकता, भाई ये भी मनोसामाजिक उद्देश्य है। नेक्स्ट, भूख का उद्देश्य, शक्ति की आवश्यकता। कोई काम करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है, लेकिन भूख की नहीं। भूख उद्देश्य मनोसामाजिक नहीं, अर्थात ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट दिया आपके समक्ष, निम्न में से कौन सा शिक्षक शैक्षणिक अधिगम समय को अधिकतम करने में सर्वाधिक प्रभावित होगा। प्रश्न का अर्थ समझिए। प्रश्न ये दिया आपके समक्ष कि
निम्न में से कौन सा शिक्षक शैक्षिक शिक्षण को लंबे समय तक करा सकता है? ऐसा वो क्या करे? ऑप्शन, एक शिक्षिका जो कक्षा अनुशासन पर ध्यान केंद्रित करती है, वह ध्यान देती है कि उसके छात्र काम से हटकर व्यवहार करते हैं और बार बार फटकार लगाती है। बी, एक शिक्षिका जो अपने विद्यार्थियों को सूचित करती है कि उन्हें कितनी देर तक गतिविधि पूरी करनी होगी एवं संक्रमण के समय में संगीत बजाना होगा। तो ये क्या है, ये एक साथ उन्होंने शिक्षिका ने क्या किया, दो गतिविधि दे दी कि पहले आप अपना वर्क फिनिश करो और वर्क फिनिश करने के बाद क्या करेंगे आप, अदर एक्टिविटी जो संगीत है, मतलब जो म्यूजिक है, ठीक है, आप इसका वर्क करेंगे। आप वर्क का मतलब ये, फिर म्यूजिक आप प्ले करेंगे या संगीत बजाएंगे आप। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र है किससे संबंधित? पहला, वह प्रक्रिया जहां दो व्यक्ति दो अलग अलग समझ से शुरू करते हैं और एक साझा समझ पर पहुंचते हैं। मतलब दो व्यक्तियों ने अलग अलग काम शुरू किया और एक पॉइंट पे पहुंच गए। बी ऑप्शन, वह प्रतिक्रिया जिसमें बच्चे समाज के बड़े सदस्यों द्वारा निर्धारित कार्यों को करना सीखते हैं। सी, बच्चे के स्वतंत्र प्रदर्शन के वर्तमान स्तर और प्रदर्शन स्तर के बीच का क्षेत्र जो बच्चा वयस्कों और अधिक कुशल साथियों की मदद से प्राप्त करता है। बिल्कुल राइट आंसर। थोड़ी व्याख्या समझिए इसकी। ये रहा बच्चा, इसका कहने का अर्थ ये है कि बच्चा खुद से जितना काम कर लेता है, ठीक, उसके बाद ये बच्चा रहा, यहाँ रहा इसका लक्ष्य मतलब समस्या, ठीक। अब ZPD जो है हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये क्या कहता है कि बच्चा खुद से मान लीजिए स्वतंत्रता पूर्वक इतना काम करके आ गया, वो यहाँ से यहाँ तक तो आ गया अपनी स्वतंत्रता के आधार पर, जो उसको आता था अपने ज्ञान के अनुसार, यहाँ आके उत्पन्न हो गई क्या, समस्या। तो इस बिंदु समस्या से लेकर लक्ष्य तक जो उसे दी जाती है हेल्प, उस हेल्प को ही बोलते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आंसर हमारा सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट यह समावेशी शिक्षा के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को क्या प्रदान किया जाना चाहिए? आपके समक्ष ऑप्शन दिया हुआ है। ए, विशेष स्कूलों में विशेष शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। बी, स्कूलों में उनकी आवश्यकता अनुसार विशेष रूप से शिक्षा दी जाए। सी, एक नियमित स्कूल में अलग अलग खंड ताकि वे विशेष ध्यान दें। नियमित स्कूल में सामान्य छात्रों के साथ, बिल्कुल ये पालन किसका करता है? डी ऑप्शन, ये पालन करता है समावेशी शिक्षा का। कि यदि बच्चा किसी प्रकार से क्या है, अपवंचित है, तो उस बच्चे को क्या करें, सामान्य बालक के साथ बिठाएं, जिससे कि वो अपने उस दोष को या अपने विकार को क्या हो, भूले और अच्छा अधिगम कर पाए, उसे कम आभास हो अपने उस विकार का। आई होप आपको समझ आया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। नेक्स्ट प्रश्न क्या दिया है आपके समक्ष? नेक्स्ट दिया है कि निम्नलिखित में से किसकी मदद करने के लिए शिक्षक स्पष्ट रूप से बोलता है तथा बहुत अधिक स्पर्शनीय सामग्री का उपयोग करता है? ये कह रहा है कि किसकी मदद से शिक्षक स्पष्ट रूप से बोलता है तथा बहुत अधिक स्पर्शनीय सामग्री का उपयोग करता है, मतलब किस प्रकार के शिक्षण में? तो ऑप्शन ए दिया है, अवधारणा या पाठ को समझने में दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। इसमें वर्ड दिया है ना आपके लिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि स्पर्शनीय, इसे समझिए आप, स्पर्शनीय। अब स्पर्शनीय वस्तुओं का प्रयोग उस शिक्षण में अधिक किया जाएगा जिस शिक्षण में बच्चे किस प्रकार के हों भाई, दृष्टिबाधित हों, मतलब जिनको दिखाई ना देता हो, वो क्या करें, उस वस्तु को स्पर्श करके महसूस कर सकें कि आखिर ये क्या है। तो हमारा ए ऑप्शन ही क्या होगा, इसका राइट विकल्प होगा बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी शिक्षा का दोष है? निम्नलिखित में से कौन समावेशी शिक्षा का दोष है, मतलब कमी है? सीखने के लिए बेहतर अवसर प्रदान करना, पॉजिटिव वर्ड है, तो ये तो दोष हो नहीं सकता हमारे लिए, ठीक। बी, आत्मसम्मान में सुधार, ये भी पॉजिटिविटी
किसके लिए है? बच्चे के लिए है। सी, सामाजिक अवसरों को बढ़ावा देना। तीनों के तीनों हमारे क्या है? पॉजिटिव हैं। हमसे पूछा है नेगेटिव आंसर। विकलांगता की अवधारणा की सीमित समझ, यही हमारा क्या है? ये निगेटिव वर्ड है, या निगेटिव सेंस है इसका, जो कि समावेशी शिक्षा है इसका पालन नहीं करती, इसका उल्लंघन होता करती है। ठीक है, यह इसका करती है विरोध समावेशी शिक्षा, तो अर्थात हमारा डी विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। समीपस्थ, आपके समझ दिया है कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? फिर समझिए, समीपस्थ विकास का क्षेत्र संबंधित सिद्धांत या कथन निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? ऑप्शन ए दिया है आपके लिए थॉर्नडाइक, बी दिया है आपके लिए जीन पियाजे, सी दिया है आपके लिए वाइगोत्स्की, डी दिया है आपके लिए कोहलर। तो आप देखिए कि कोहलर, जीन पियाजे व आपका थॉर्नडाइक का कौन सा? अधिगम का त्रुटि का सिद्धांत है। जबकि बी क्या कहता है? जीन पियाजे हमारे लिए किसका? उसका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। जबकि वाइगोत्स्की का क्या है? ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इन्होंने बताया। और डी हमारा क्या है? कोहलर। तो कोहलर का भी क्या है हमारा? कोहलर का सूझ का सिद्धांत है, किसमें? अधिगम में। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा? ए इज राइट आंसर होगा। तो ये कुछ प्रमुख प्रश्न थे आपके समक्ष जिन पे हमने चर्चा की। आई होप आपको ये सब समझ आए होंगे। तो चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें कि हम ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। तो जो भी प्यारे साथी नए हैं भाई, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। भाई इसकी जो PDF है, वो PDF आपके लिए मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में भी, ये PDF आपके लिए टेलीग्राम पे मिलेगी, जो कि टेलीग्राम इसी नाम से बना हुआ है, सोलंकी ऑनलाइन क्लासेस के नाम से। इसमें आपके लिए सारी PDF प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।